बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का एक ऑप्शनल सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं सीएसएस पीएमएस के लिहाज से। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कंप्राइजेज ऑफ 5 सब्जेक्ट जो कि हम लोग बीबीए एमबीए में कर रहे होते हैं। उन 5 सब्जेक्ट्स में कौन कौन से आ जाते हैं हमारे पास? मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मार्केटिंग और आपके पास ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ये 5 सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास जो कि हमारे कोर्सेज में अलग अलग पढ़ाए जाते हैं और यहाँ पे सीएसएस के लिए वन ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए हमें 5 कोर्सेज देखने पड़ते हैं। है आसान, थोड़ा लेंदी है, नोट्स मेकिंग में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आसान है, इजीली हो जाता है। सबसे पहले आज हम लोग मैनेजमेंट स्टार्ट करते हैं। मैनेजमेंट पहला चैप्टर है हमारे पास, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले मैनेजर्स एंड देयर जॉब। मैनेजर्स कौन होते हैं और उनकी जॉब्स क्या होती हैं? मैनेजर्स बेसिकली वो लोग हैं जो दूसरों से काम करवाते हैं और अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैनेजर्स कौन से हैं? दूसरों से काम करवाते हैं और उनको सुपरवाइज करते हैं, उनके काम को कोऑर्डिनेट करते हैं और उसको ओवरसी करते हैं ताकि वो लोग प्रॉपर काम करें और सही डायरेक्शन में काम करें और जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल गोल्स और ऑब्जेक्टिव वो अचीव हो सके। इधर भी डेफिनेशन लिखी हुई है, अ मैनेजर इज अ पर्सन हु कोऑर्डिनेट्स एंड oversees the work of other people in order to accomplish organizational goals। दो मेन कौन से काम है? कोऑर्डिनेट करा और ओवरसी करके दूसरों के कामों को। या फिर सेकेंडली, मैनेजर्स आर द इंडिविजुअल्स हु अचीव गोल्स थ्रू अदर पीपल। दोनों एक ही है लेकिन डिफरेंट डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। मैनेजरियल एक्टिविटीज कौन कौन सी? मेनली मैनेजर्स की एक्टिविटीज कौन कौन सी होती हैं? दे मेक डिसीजंस, जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्शन देते हैं। बड़े बड़े डिसीजंस जो होते हैं वो मैनेजर्स ही ले रहे होते हैं। डिफरेंट तरह के मैनेजर्स होते हैं और उनकी डिफरेंट तरह के डिसीजन होते हैं, डिफरेंट नॉइज के डिसीजन होते हैं। सेकेंड है एलोकेट रिसोर्सेज। कौन से डिपार्टमेंट के लोगों को, कौन से लोगों को किस तरह की रिसोर्सेज चाहिए, वो रिसोर्सेज अकॉर्डिंगली एलोकेट करते हैं। और थर्ड, डायरेक्ट एक्टिविटीज ऑफ अदर टू अटेन गोल्स। वो जो हम लोग बात करें तो 3 मेजर चीजें, एक तो डिसीजन लेते हैं, दूसरा एलोकेट करते हैं रिसोर्सेज को, थर्ड डायरेक्ट करते हैं एक्टिविटीज दूसरों की गोल्स को अचीव करने के लिए। क्लासिफिकेशन ऑफ मैनेजर्स। देयर आर 3 क्लासिफिकेशंस ऑफ मैनेजर, टॉप मैनेजर्स, मिडिल मैनेजर्स और फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। सबसे पहले हमारे पास टॉप मैनेजर्स, वो सबसे अपर लेवल के जो लोग होते हैं वो टॉप मैनेजर्स कहलाते हैं। मेक ऑर्गेनाइजेशनल वाइड डिसीजंस। ऑर्गेनाइजेशन को किस डायरेक्शन में लेके जाना है, वो मेन बड़े बड़े डिसीजंस कौन ले रहे होते हैं? टॉप मैनेजर्स। जैसे आपके पास जनरल मैनेजर्स होते हैं, जीएम्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, ये टॉप मैनेजर्स होते हैं सारे। ये क्या करते हैं? एस्टैब्लिश द गोल्स एंड प्लान्स। यही लोग ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और प्लान्स को एस्टैब्लिश करते हैं जिसकी वजह से पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे इफेक्ट होता है। मतलब इतने बड़े डिसीजंस होते हैं जिसकी वजह से पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे फर्क पड़ता है। सेकंड है मिडिल मैनेजर्स। मैनेजर्स इन बिटवीन द टॉप मैनेजर्स एंड फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। इसको कंप्लीट लिखिएगा, दोनों मैनेजर्स के बीच में जो होते हैं आपके पास मिडिल मैनेजर्स कहलाते हैं। मैनेज द वर्क ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। ये जो लोग हैं, अच्छा ये लोग क्या कर रहे होते हैं? टॉप मैनेजर्स वो डायरेक्शन इनको बता रहे होते हैं और फिर मिडिल मैनेजर्स इनके फर्स्ट लाइन मैनेजर्स के काम को मेंटेन करते हैं और इनको डायरेक्शंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं मिडिल मैनेजर्स। मोस्टली खैर ये लोग एचआर मैनेजर्स होते हैं। आखिरी आगे जाके हम लोग सारी बात करेंगे। फर्स्ट लाइन मैनेजर्स कौन से होते हैं? जो लोएस्ट मैनेजर्स के होते हैं आपके पास, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स जो कि स्टाफ को ऊपर कोऑर्डिनेट सुपरवाइज कर रहे होते हैं ना, जो वर्किंग स्टाफ होता है बेसिकली उनके जो ऊपर सुपरवाइजर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, वो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स कहलाते हैं। मैनेज द वर्क ऑफ नॉन मैनेजेरियल, याद रखिए नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉइज एंड आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स और रेंटिंग सर्विसेज। ठीक है, ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसमें मौजूद होते हैं जहां पे प्रोडक्शन चल रही होती है, जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो देयर आर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ मैनेजर्स। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज मैनेजमेंट? हमने देख लिया मैनेजर्स क्या है, कितनी क्लासिफिकेशन होती है। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट रेफर्स टू कोऑर्डिनेशन एंड ओवरसाइट ऑफ द वर्क एक्टिविटीज ऑफ अदर सो दैट देयर एक्टिविटीज आर कंप्लीटली, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। ठीक है, वो ओवरसाइट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि सारा काम एफिशिएंटली भी हो जाए और इफेक्टिवली हो जाए। एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है? एफिशिएंसी का मतलब है आप कम रिसोर्सेज से हाई आउटपुट जनरेट करें, उसको बोलते हैं एफिशिएंसी। ठीक है, इफेक्टिवनेस है जो गोल आपने सेट किया वो गोल आप बिल्कुल अचीव करें। क्या पहली बात आपके पास क्या है? एफिशिएंटली, कि कम रिसोर्सेज के साथ आउटपुट
अच्छा जनरेट करे और एफिशिएंटली क्या होता है, जो गोल्स और टारगेट्स आपको दिए वो अचीव हो जाए हमारे पास। तो दोनों काम देख रहे होते हैं, ये मैनेजमेंट का ये काम हो रहा है। मैनेजमेंट फंक्शंस क्या है, चार तरह के मेन फंक्शंस हैं। सबसे पहले क्या होता है, कंट्रोलिंग, सेकंड ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड लीडिंग एंड फोर्थ कंट्रोलिंग। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, ये चार मैनेजमेंट के फंक्शंस कहलाते हैं। एक एक करके देखते हैं आज आगे इसमें। प्लानिंग में क्या है, ये बताते हैं, डिफाइन करते हैं गोल्स को। सबसे पहले बोला जाता है कि प्लानिंग को इतना वक्त दो, प्लानिंग में अगर कोई गलत चीज प्लान हो गई तो अकॉर्डिंगली पूरी डायरेक्शन गलत, एक बार आपने अगर गलत रास्ता चूज कर लिया तो आप उस पर जितना आगे बढ़ते जाओगे उतना ही ज्यादा आपको नुकसान होता जाता है। सेम इसी तरह क्या होता है, प्लानिंग में आप गोल्स डिसाइड करते हो, मैक्सिमम टाइम दो प्लानिंग को ताकि प्लानिंग अच्छी हो जाए और अकॉर्डिंग पे बाद में डायरेक्शन आसान हो जाती है। डिफाइन गोल्स, एस्टेब्लिश स्ट्रेटजीज फॉर अचीविंग दोज गोल्स। यहाँ पे हम लोग एक तो गोल्स डिफाइन करते हैं, बाद में हमने ये देखते हैं स्ट्रेटजीज बनाते हैं कि जो हमने गोल्स यहाँ पे डिफाइन किया उसको अचीव कैसे करेंगे। थर्ड है डेवलप प्लान्स टू इंटीग्रेट एंड कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज। हमें कौन कौन सी एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी, यहाँ पे कौन कौन सी चीजें को इंटीग्रेट करना पड़ेगा ताकि हमारे गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सके। तो अब प्लानिंग फेज में हम लोग ये करते हैं। सेकेंडली क्या है, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में हम लोग ये बोलते हैं अच्छा इन गोल्स को अचीव करने के लिए कौन से टास्क की रिक्वायरमेंट है। जो हमने गोल्स यहाँ पे प्लानिंग में कौन कौन से टास्क होंगे तभी जाके गोल्स अचीव होंगे, ये हमने देख ली कौन से टास्क होंगे। सेकेंडली हमने ये टास्क को ग्रुप कैसे करना है, मतलब डिपार्टमेंट्स वगैरह कैसे बना रहे होते हैं या ग्रुपिंग कैसे करनी होती है, टीम्स कैसे बनानी है, वो हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग में देख रहे होते हैं। हु रिपोर्ट्स टू हम, यहाँ पे हम लोग हायरार्की भी डिसाइड कर रहे होते हैं कि किसने किसको रिपोर्ट करना है, यहाँ कौन सा डिपार्टमेंट अपना प्रोडक्ट कंप्लीट करके किस डिपार्टमेंट को देगा, ये सारी चीजें हम लोग कहाँ देखते हैं, ऑर्गेनाइजिंग में। चौथी चीज, वेयर डिसीजंस आर टू बी मेड, डिसीजंस कहां पे लेने पड़ेंगे हमें, तो ये सारी चीज हमने ऑर्गेनाइजिंग में देखनी होती है। थर्ड है लीडिंग। लीडिंग होता है आपके पास मोटिवेट करना सबऑर्डिनेट्स को, उनको प्रॉपर डायरेक्शन शो करना, इन केस अगर वो डाइवर्ट भी हो जाता है अपनी डायरेक्शन से तो उनको प्रॉपर वापस डायरेक्शन में लाना। सिलेक्टिंग द मोस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन चैनल, कम्युनिकेशन चैनल्स हम लोग यहाँ पे देख रहे हो ताकि यहाँ पे कोई कम्युनिकेशन एरर्स या ह्यूमन एरर्स ना हो हमारे पास, और कोई अगर रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो उनको भी रिजॉल्व किया जाए, वो लीडिंग प्रोसेस में आता है हमारे पास। आखिरी चीज होती है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग होती है हम लोग मॉनिटरिंग करें एक्टिविटीज को और इंश्योर करें जो हमने प्लानिंग में गोल्स सेट किए थे वो प्रॉपरली उस तरफ अचीवमेंट की तरफ जा रहे हैं या नहीं, ये हम लोग कहां देखते हैं, कंट्रोलिंग फेज में। इंश्योर दैट दे आर बीइंग अकॉम्प्लिश्ड एज प्लान्ड एंड करेक्टिंग एनी सिग्निफिकेंट डेविएशंस। अगर कंट्रोलिंग में देखते हैं हम लोग कोई चीज सही नहीं है, जो हमने प्लान की थी अकॉर्डिंगली वो यहाँ पे अचीव नहीं हो रही, तो हम लोग क्या करते हैं, वापस प्लानिंग फेज में जाके रीप्लान करते हैं चीजों को वापस। तो ये पूरी साइकिल चलती रहती है और कोई डेविएशन आती है तो उसको भी करेक्ट कर रहे होते हैं। ये हमारे पास चार मैनेजेरियल फंक्शंस हैं। मैनेजेरियल रोल्स कौन कौन से हैं, रोल्स और स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ मैनेजेरियल बिहेवियर्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी डिस्प्लेड एट वर्क प्लेस। ये तीन मैनेजेरियल रोल्स होते हैं और इसके अंदर फर्दर मैनेजरियल रोल्स हमारे पास होते हैं। इंटरपर्सनल रोल्स है, सेरेमोनियल एंड सिंबॉलिक इन नेचर। जैसे कि मुल्क का प्रेसिडेंट है वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है ना, फिगर हेड है आपके पास, वो रिप्रेजेंटेशन होता है, लीडर होता है जो मेन डायरेक्शन आपको लीड कर रहा होता है आगे। लेसन है ये असल में ये क्या करता है, अपनी नेटवर्क को वाइड कर रहा होता है। एक तो फिगर हेड है सिंबॉलिक नेचर पे, ठीक है, दूसरा वो लीडर होता है और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का लीडर भी होता है, और सेकंड वो अपने नेटवर्क को वाइड करता है, इस तरह मतलब जान पहचान अपनी पीआर बना रहा होता है। इंटरपर्सनल रोल्स है, ये सेरेमोनियल और सिंबॉलिक नेचर के होते हैं। ये तीनों रोल्स आपके पास इंटरपर्सनल रोल्स पे होते हैं। इस पे सवाल आता है तो आपने ये लिखना है ये सेरेमोनियल, और उसके बाद इसको फर्दर आपने अगर इसको वन हेडिंग दे रहे हो तो आपने इसको फर्दर डिफाइन भी करना है ABC करके, लीडर्स कौन होते हैं और लाइसेंस कौन होता है। सेकंड है इंफॉर्मेशनल रोल्स। इंफॉर्मेशनल रोल्स आपकी इंफॉर्मेशन पे टोटली आते हैं, कलेक्ट करना, रिसीव करना, डिसेमिनेट करना इंफॉर्मेशन को। इसमें भी तीन रोल्स आते हैं आपके पास, मॉनिटर करता है कौन सी न्यू इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है और कौन कौन सी बाहर की देख रहा होता है मार्केट्स वगैरह से, कौन सी इंफॉर्मेशन बाहर से मॉनिटर करता है इंफॉर्मेशन को। सेकंड है डेसिमिनेटर, इंफॉर्मेशन को कन्वे कर रहा होता है नीचे बिलो द लाइन आपके पास, डेसिमिनेट करता है इंफॉर्मेशन को। थर्ड है स्पोक्स पर्सन भी, अगर ऑर्गेनाइजेशन से बाहर भी अगर जैसे बोलते हैं ना आपके पास स्पीकर आगे कोई बात कर रहा होता है तो वो भी स्पोक्स पर्सन होता है इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर,
जो कि इंफॉर्मेशन, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन देनी हो बाहर, कोई पब्लिक में देनी हो, तो वो स्पोक्स पर्सन अभी काम कर रहे होते हैं, इंफॉर्मेशनल रोल के अंदर ही आता है आपके पास। थर्ड है डिसीजनल रोल, रिवॉल्व अराउंड मेकिंग चॉइसेस। चॉइसेस कैसे? लाइक एंटरप्रेन्योर, कोई नई चीज आपके पास आनी है, कोई डिसीजन कौन सा लेना है, ये प्रोडक्ट आइदर क्रिएटिविटी की तरफ जाना है या नहीं जाना, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, वो सारे आपके पास डिसीजन रोल्स होते हैं। डिस्टर्बेंस हैंडलर्स, तो यहां पे भी डिसीजन लेना होता है, क्या क्या मसला था, क्या डिस्टर्बेंस किस वजह से हुई, कौन सा था, यहां पे भी डिसीजन लेने होते हैं, वो भी डिसीजन रोल्स पे की तरफ आता है। थर्ड आता है रिसोर्स एलोकेटर, कौन से डिपार्टमेंट को, कौन से बंदे को, कौन सी टीम को कौन से रिसोर्स की जरूरत होती है, वो भी एक डिसीजन है, वो भी डिसीजन रोल्स के अंदर ही आता है। और चौथी चीज होती है नेगोशिएटर, अगर कहीं पे आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो वो भी नेगोशिएशंस करनी होती है, और फिर अल्टीमेटली आपको डिसीजन लेना होता है, वो भी आपके पास डिसीजन रोल्स पे आता है। टोटल अगर देखें इंटरपर्सनल रोल में 3 रोल्स आ रहे हैं, इंफॉर्मेशनल रोल्स के अंदर भी 3 रोल आ रहे हैं, और डिसीजन रोल के अंदर भी 4 रोल्स आ रहे हैं। 3 3 और 4 आपने पूरे याद रखने सबके बारे में, इसमें सवाल भी बनते हैं। स्किल्स दैट मैनेजर्स नीड, 3 तरह के स्किल्स होते हैं। टेक्निकल स्किल्स, अच्छा टेक्निकल स्किल्स है, कॉन्सेप्चुअल स्किल्स है, और ह्यूमन स्किल्स है। हमने देखा था क्लासिफिकेशन क्या था, टॉप मैनेजर्स भी था, मिडिल मैनेजर्स और फर्स्ट लाइन मैनेजर्स ना। देखिए अब इन तीनों मैनेजर्स को तीनों तरह के स्किल्स की रिक्वायरमेंट तो होती है, मतलब मैनेजर अच्छा वही कहलाता है जिनके पास ये तीनों स्किल्स होते हैं, उसको टेक्निकल नॉलेज भी हो, कंसेप्चुअल भी स्किल हो, उसके पास ह्यूमन स्किल्स भी हो। लेकिन क्या होता है, हर लेवल पे, हर क्लासिफिकेशन में कोई एक ऐसा स्किल है जो सबसे ज्यादा जरूरत होती है यहाँ पे। हम लोग अगर आगे अगली स्लाइड पे चलने से पहले खुद भी सोचें कि टॉप मैनेजर्स को सबसे ज्यादा कॉन्सेप्चुअल स्किल्स की जरूरत होनी चाहिए ना, क्योंकि वो मेन डिसीजन मेकिंग करता है सबसे ज्यादा, मतलब होने तो तीनों चाहिए लेकिन सबसे ज्यादा कॉन्सेप्चुअल स्किल ये मैंडेटरी है उसके लिए। मिडिल मैनेजर्स मैंने आपको बोला वो लोगों से ज्यादा होता है, उसके बाद ह्यूमन स्किल्स ज्यादा होने चाहिए। या फर्स्ट लाइन मैनेजर्स उसके पास भी तीनों स्किल्स होने चाहिए, लेकिन उसके पास टेक्निकल नॉलेज ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि वो नॉन मैनेजरियल स्टाफ को देख रहा है। तो ये तीन अगर मेन अगर देखें हम लोग कॉन्सेप्ट तो हमें समझ आ जाता है। नेक्स्ट स्लाइड हमें समझा देती है वैसे, इससे पहले ये देख लेते हैं टेक्निकल स्किल्स किससे कहते हैं। द एबिलिटी टू अप्लाई स्पेशलाइज्ड नॉलेज, एक्सपर्टीज और टेक्निक्स नीडेड टू वर्क प्रोफिशिएंटली। जो फर्स्ट टाइम मैनेजर्स होते हैं, से फॉर एग्जांपल, अगर उनके पास नॉलेज ही नहीं होगी वो कैसे देखेगा कि सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो उनके पास नॉलेज होना बहुत जरूरी है इस चीज की। सेकंड है कॉन्सेप्चुअल स्किल्स की बात करें, या अगर टॉप मैनेजर्स को टेक्निकल स्किल्स है, वो कभी भी ऑडिट में आए या अचानक से चक्कर मार ले तो उनको अच्छा पता चल जाएगा कि सही काम चल रहा है या नहीं चल रहा, तो उसको डिपेंडेंसी का शिकार नहीं रहना पड़ता। सेकंड है कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, द एबिलिटी टू थिंक, एनालाइज एंड कंसेप्चुलाइज अबाउट द एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस। देखा जाए तो ये हमारे पास टॉप मैनेजर्स में सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। ह्यूमन स्किल्स, द एबिलिटी टू वर्क वेल विद अदर्स, क्योंकि ये तो इन बिटवीन भी होता है, ठीक है। अंडरस्टैंड एंड इंस्पायर अदर पीपल बोथ इंडिविजुअली एंड इन ग्रुप्स। आई होप तीनों तरह के स्किल्स आपको समझ आ गए होंगे। टॉप मैनेजर्स, मिडिल मैनेजर्स और लोअर मैनेजर्स, ये 3 क्लासिफिकेशन हमने देखी थी, क्लासिफिकेशंस थी। ओके, यहाँ पे ये 3 तरह के स्किल्स है हमारे पास। लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस, ये क्या है, जितना ज्यादा रेड है उतना ही ज्यादा लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस ज्यादा है। मैंने बोला था तीनों स्किल्स की जरूरत तो है तीनों मैनेजर्स को, लेकिन टॉप मैनेजर को सबसे ज्यादा क्या जरूरत है, कंसेप्चुअल स्किल्स की, ठीक है। कंसेप्चुअल स्किल्स क्योंकि क्या करता है, डायरेक्शंस प्रोवाइड करता है, बाकी इसके पास टेक्निकल नॉलेज कम भी हो तो खैर है। अच्छा, सेकंड क्या है, मिडिल मैनेजर्स। मिडिल मैनेजर्स को सबसे ज्यादा क्या जरूरत है, ह्यूमन स्किल्स की, क्योंकि वो ह्यूमंस को ज्यादा एक तो कोऑर्डिनेट करता है एक्टिविटीज को, दूसरा डायरेक्शन भी प्रोवाइड करता है, और दूसरा तीसरा ह्यूमन स्किल्स भी इसके पास सबसे ज्यादा, हाउ टू कोऑर्डिनेट, हाउ टू कन्वे देयर मैसेजेस टू अदर्स। थर्ड है लोअर लेवल मैनेजर्स। लोअर मैनेजर्स का मतलब है फर्स्ट लाइन मैनेजर, उसका दूसरा नाम आपके पास फर्स्ट लाइन मैनेजर्स है, लाइन मैनेजर्स, ठीक है। इसके बाद सबसे ज्यादा स्किल होने चाहिए टेक्निकल स्किल्स, ताकि वो उसको एक्सपर्टीज हो, उसे पता हो डायरेक्शन सही चल रहा है, काम नहीं चल रहा, सर्विसेज सही प्रोवाइड की जा रही हैं, या प्रोडक्ट में सही काम हो रहा है या नहीं हो रहा, कोई ऐसी कोई चोरी वगैरह तो नहीं हो रही। तो सारी चीजें आपके पास लो लेवल मैनेजर्स के पास सबसे ज्यादा टेक्निकल स्किल होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन किससे कहते हैं,
जहां पे बहुत ज्यादा लोग काम करते हैं और अपने अपने डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, उनको अकॉर्डिंगली वैसी रिसोर्सेज दी जाती हैं, वो अपना गोल्स और टारगेट्स अचीव करते हैं, उसके बाद सारे घर चले जाते हैं। नहीं, इसका मतलब है ऑर्गेनाइजेशन इज द अ डेलिब्रेट, जानबूझ के अ डेलिब्रेट अरेंजमेंट ऑफ पीपल टू अकम्प्लिश सम स्पेसिफिक पर्पस। यहाँ पे स्पेसिफिक पर्पस क्या है हमारे पास? गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। थ्री कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर लोग होते हैं ऑब्वियसली। सेकंड, डेलिब्रेट, एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है कि एक सीईओ है, उसके बाद आपके पास एक सेक्रेटरी जनरल है, उसके बाद आपके पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उसके बाद डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के डायरेक्टर हैं। तो इस तरह की चीजें हमें पता है कि पूरा हायरार्की ऑर्गेनोग्राम बना होता है, सबके बारे में बात करेंगे। ये ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होता है बेसिकली। ठीक है, हमने ये देखे होते हैं कि डेलिब्रेट एक स्ट्रक्चर बना होता है कि इसने कहाँ रिपोर्ट करना है। थर्ड है डिस्टिंक्टिव पर्पस होता है सबके पास कि ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाई जाती है, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक पर्पस होता है ना, कि ये अचीवमेंट का, या फिर आपके पास ये प्रोडक्ट बेचना है, या मार्केट में इस चीज की जरूरत है। तो एक डिस्टिंक्टिव पर्पस पे काम कर रहा होता है हर पूरी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये तीन मेन इसके आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब वक्त ने देखा है, एक वक्त ने दिखाया हमें कि और मैनेजर्स की जॉब चेंज हो रही है। और मैनेजर्स की जॉब क्यों चेंज हो रही है, हम लोग खुद भी से देखें, अगर खुद भी सोचें इस बारे में, तो मैनेजर्स की जॉब इसलिए चेंज हो रही है कि दुनिया चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ रही है हमारे पास। दुनिया एक आपके पास ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रही है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट आ गया है। कोविड आया, देखा ना कि एक हमारे पास क्या है, कोई प्रोडक्ट कहीं पे बन रहा है, रॉ मटेरियल कहीं पे बन रहा है, कोई एक प्रोडक्ट कहीं पे, जब सारी चीजें दुनिया में एक जगह पे साथ आती तब आपके पास कोई गाड़ी शाड़ी बन रही होती है। तो इसमें क्या है, पूरी मैनेजर्स की जॉब वो नहीं थी कि पहले आपके पास एक दुकान के अंदर ही सारा काम हो रहा है और यहीं पे सारी चीजें स्टार्ट हो रही है, यहीं पे खत्म हो रही है। अब मैनेजर्स की जॉब चेंज हो रही है क्योंकि एनवायरमेंटल चेंजेस भी आ रही है आपके पास। अनअवॉइडेबल एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से डिस्कस करो। एक तो चेंजिंग टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा कॉज है। पहले क्या है, हमारे पास एनालॉजीज पे काम होता था, अब तो सारी चीजें हमारे पास टेक्नोलॉजीज पे काम हो रहा है। सेकंड है शिफ्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्रीज। पहले लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन बाउंड्रीज, अब तो बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट आ रहा है, लेस ऑर्गेनाइजेशन पे कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो ताकि अब कोई एक जगह पे लिमिटेड ना रहे एमएनसीज वगैरह पे। वर्चुअल वर्क स्पेसेस, अभी कोविड आया, सबने देखा था, सबने वर्क एट होम का कॉन्सेप्ट आया था, सारे लोग घरों पे, यहाँ पे वर्चुअल का मतलब ये भी होता है मैंने यहाँ पे बैठ रहा हूँ, मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, दुबई पे काम दे रहा हूँ। मैं एक अपना फ्रीलांसर ढूंढ के हम लोग मलेशिया पे काम दे रहे हैं, हम लोग कोई अमेरिका से बंदा ढूंढ रहे हैं। तो वर्चुअल वर्क स्पेस प्लेसेस हैं। जरूरी नहीं है कि सारे मिलके यहाँ पे मौजूद हो तभी काम हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन में। थर्ड है मोर मोबाइल वर्कफोर्स। आपके पास बहुत मोबिलिटी आ गई है आपके पास वर्कफोर्स की, हर तरह। अब तो हमारे पास वो रिजिड माइंडसेट भी खत्म हो गया है। फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट्स का कॉन्सेप्ट आ रहा है, अमेजोन और गूगल ने फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट्स का कॉन्सेप्ट निकाल दिए हैं कि, और अब तो फ्लेक्सिबल एग्जांपल देता हूं कि आपने अपने 8 घंटे की नौकरी पूरी करनी है, ठीक है, आप बस अपना वक्त बताएं, अपने किसी भी टाइम आए, या अपना वक्त बता दें कि मैं इस टाइम नहीं आ सकता, इस टाइम आ सकता हूं। अपनी खुद ही फ्लेक्सिबिलिटी इतनी ज्यादा प्रोवाइड की है कि एम्पावर हो जाए। अच्छा, उसके बाद है एम्पावर्ड एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को एम्पावर किया जा रहा है, उनको ऑटोनॉमी दी जा रही है कुछ बेसिस पे, ताकि वो डिसीजन छोटे लेवल पे डिसीजन खुद लें, और इस चीज से रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है और मोटिवेशन भी बढ़ती है। वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ बैलेंस का बहुत कॉन्सेप्ट आता है कि ह्यूमंस आर नॉट मशीन्स। आप उसको हर वक्त हर तरह के काम के लिए नहीं बुला सकते। ही मस्ट नीड सम फैमिली लाइफ, ही उसके पास फैमिली लाइफ भी होनी चाहिए, उसके पास अपनी एंटरटेनमेंट का टाइम भी होना चाहिए। चीजें बहुत डिफरेंट हो रही हैं हमारे पास। वाई टू स्टडी मैनेजमेंट, मैनेजमेंट पढ़ना इतना जरूरी क्यों है? यूनिवर्सैलिटी ऑफ मैनेजमेंट, अब मैनेजमेंट है ना, चाहे अब मैनेजमेंट हर जगह रिक्वायरमेंट है। इफ यू वांट टू लीड योर ऑर्गेनाइजेशन इन द राइट डायरेक्शन, तो आपको मैनेजमेंट की जरूरत है, चाहे वो जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो या छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, या आपके पास मैनेजमेंट की जरूरत होती है। अच्छा, द रियलिटी दैट मैनेजमेंट इज नीडेड इन ऑल टाइप्स एंड ऑल साइजेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, चाहे किसी भी टाइप के ऑर्गेनाइजेशन हो या चाहे किसी भी साइज के ऑर्गेनाइजेशन हो। एट ऑल ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स, हर तरह के लेवल्स पे आपके पास और मैनेजमेंट की जरूरत होती है। एट ऑल ऑर्गेनाइजेशनल एरियाज, नो मैटर वेयर एलोकेटेड। यहाँ पे इन शॉर्ट एक चार्ट बनाया हुआ है। ऑल साइजेस का मतलब है चाहे वो जितनी भी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो, जितनी भी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो, मैनेजमेंट की आपके पास जरूरत है। ऑल टाइप्स, चाहे वो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, उधर भी आपको मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। ऑल लेवल्स, इसके बाद टॉप लेवल पे भी आपको मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है और बॉटम लेवल पे भी, ताकि काम स्ट्रीमलाइन हो सके।
कोई टर्बुलेंसी क्रिएट ना हो, स्ट्रीमलाइन और प्रॉपर तरीके से काम चलता रहे। ऑल एरियाज, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग एरिया हो, मार्केटिंग हो, एचआर हो, अकाउंटिंग हो, आईटी हो, एक्सेट्रा, हर जगह पे आपको मैनेजमेंट के रिक्वायरमेंट होती है। इसका मतलब है मैनेजमेंट एक यूनिवर्सैलिटी का कॉन्सेप्ट है, जहां पे जितनी भी बड़ी साइज हो, जो छोटी हो, टाइप्स हो, लेवल्स हो, एरिया, तो हर जगह पे मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। यहां में हमारे पास फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सेकंड चैप्टर या तो अगली वीडियो से स्टार्ट करते हैं। आई होप पहला चैप्टर आपको क्लियर हो। थैंक यू।